और न्यू टॉपिक है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं यूज, इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इट इज यूजर डिफाइंड। अरे स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, और आ गया। सर आ गई। Okay. It is user defined data types in which we can store data of different types। क्या मतलब हुआ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है डेटा टाइप जो है क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जैसे एरे के साथ क्या था, नॉर्मल डेटा टाइप की बात करें हम लोग, इंटीजर फ्लोट की, तो एक वेरिएबल आप कोई लेते थे, उसमें कोई एक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, एरे एक डेटा टाइप पड़ा था, उसके साथ क्या था कि आप एक ही तरह के डेटा को स्टोर करके रख सकते थे। लाइक इंटीजर टाइप का आपने एरे लिया हुआ है तो इंटीजर वैल्यू ही रख सकते थे, फ्लोट लिया तो फ्लोट वैल्यू ही रख सकते थे। बट रियल लाइफ में हमारे पास क्या होता है, एट ए टाइम हमें डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने की जरूरत होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड की बात करें, थोड़ी देर के लिए हम स्टूडेंट रिकॉर्ड की बात करें, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में हमारे पास क्या होता है, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड में हमारे पास क्या होता है, नेम भी होता है, जो भी एक अपने आप में कैरेक्टर एरे होगा। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड में हमारे पास क्या होता है, लाइक आईडी होगा, जो अपने आप में एक इंटीजर टाइप का होगा, मान लो थोड़ी देर के फ्लोट टाइप का होगा। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप की डेटा की रिक्वायरमेंट है, हमें डिफरेंट टाइप की डेटा के साथ हमें मैनिपुलेट करना है, राइट। तो एरे पे हम एक ही तरह के डेटा को स्टोर करके रखते थे, बट रियल लाइफ में मैंने कहा कि हमें डिफरेंट टाइप के डेटा के साथ खेलना होता है, हमें उसे यूज करना होता है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर, जिसपे हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटा को एट ए टाइम स्टोर करके संभाल के रखते हैं। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड होगा, STRUCT स्ट्रक्ट। ठीक है, और उसके बाद जो आपको डेटा टाइप आपको बनाना है, जिसके अंदर आप चाहते हो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को, डिफरेंट डेटा को स्टोर करके रखना है, तो वो आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या क्या उसके अंदर हमें स्टोर करना है, क्या क्या हमें रखना है। तो इधर के लिए हम स्टूडेंट की बात कर रहे थे, राइट, स्टूडेंट की बात कर रहे थे। बेसिकली हम चीजों को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, एक तरह के डेटा को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा टाइप है। तो लाइक हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाते हैं, इसके अंदर अपने नीड के अकॉर्डिंग हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। लाइक इंटीजर अपने आईडी ले लिया, कैरेक्टर सपोज दैट अपने एरे अपने ले लिया, नेम ले लिया, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का नेम होगा। ठीक है, कैरेक्टर एरे ही हमारा स्ट्रिंग होता है, नेम को अगर स्टोर करना है तो आपको कैरेक्टर एरे में आपको मैंने बताया था पहले। इसके अलावा सपोज दैट आपको जो है डबल मार्क्स, तो कुछ इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग डिक्लेयर करेंगे, राइट। कितना मेमोरी एलोकेट होगा ये पता नहीं है, ये जस्ट अभी ये डिक्लेयर किया है। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। मतलब स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने बना लिया, स्टूडेंट बताया कि हमारे पास इस तरह के डेटा टाइप्स होंगे, आईडी होगा, ठीक है, कुछ नेम होगा, कुछ मार्क्स होगा, जो जो आप चाहिए आप यहाँ पे डिफाइन कर लोगे। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या है, जब हम लोग एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड हो जाएगा, बाहर जाके हम लोग मेन के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट सपोज S1 क्रिएट करेंगे।
इसका मतलब S1 इसका एक इंस्टेंस होगा, स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका कंस्ट्रक्टर रेफरेंस वेरिएबल है, या एक वेरिएबल सिंपली कहो कि स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल है, एक स्टूडेंट S1 जिसमें आईडी भी है, ठीक है, नेम भी है, मार्क्स भी है। अगर टोटल साइज की बात करें कितना मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ होगा, जितना आईडी के लिए 2 बाइट, एरे इसके 20 बाइट्स और इसके लिए 4 बाइट्स, तो टोटल तो एक S1 आपने क्रिएट करा तो इसका टोटल 20 प्लस 22 एंड ये 26 बाइट, 26 बाइट मेमोरी लोकेट हो जाएगा। प्रोग्राम नहीं करके देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर हमने पर्पज बताया, स्ट्रक्चर हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, एक मीनिंगफुल वे में। हमें रियल लाइफ में हमें चाहिए होता है कि हमें डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करना है। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को ही मेंटेन करना है, तो हमें स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा है, इंटीजर टाइप का भी डेटा है, फ्लोट टाइप का ही डेटा है। एक तरह के डेटा से आपको काम नहीं चलेगा, या एरे अगर आप लेते हो तो सिर्फ एक ही तरह के डेटा एलिमेंट को स्टोर कर पाओगे। हमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को स्टोर करना है, डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करना है। फॉर दैट वी हैव टू यूज स्ट्रक्चर, ठीक है। सी में हमारे पास हाईएस्ट डेटा, अगर डेटा टाइप अगर हाईएस्ट लेवल का डेटा टाइप है तो स्ट्रक्चर है, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मेन के ऊपर ही, जैसे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते थे, स्ट्रक्ट डिफाइन किया, और जैसे हम लोग एम्प्लॉय या कुछ भी ले, चलो एम्प्लॉय ले लिया, वहाँ पे स्टूडेंट दिया था मैंने, यहाँ पे हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, लाइक इंटीजर, मैंने कहा इंटीजर आईडी ले लिया, ठीक है, कैरेक्टर नेम 20 कैरेक्टर्स तक मैं कर रहा हूँ, उसका ये होगा सपोज दैट फ्लोट सैलरी हो गया, ठीक है। ये एम्प्लॉय एक डेटा टाइप डिक्लेयर करके छोड़ दिया, अब इसको हम यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, मेन पे आए, उसका इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय सपोज दैट E1, और चलो साथ के साथ मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर आईडी का कुछ वैल्यू पास कर दिए 123, सपोज दैट नेम पे आपने कुछ ले लिया थोड़ी देर के लिए अब्दुल, एंड सैलरी आपने कुछ ले लिया थोड़ी देर के लिए, ये वैल्यू, ठीक है। एक दूसरा अगर आपको क्रिएट करना है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, अब E2 आप इस तरह से क्रिएट कर लो, यहाँ पे कुछ हमने आईडी दिया, ये दूसरा वैल्यू हमने ले लिया सपोज दैट पे हमने ले लिया कुछ सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या क्या हमने सिंपली अगर प्रिंट करना आना हो वापस को, तो चलो मेमोरी दिखलाता हूँ कितना मेमोरी एलोकेट हुआ होगा, मेमोरी एलोकेटेड इक्वल टू परसेंट टी, साइज ऑफ बताया था कभी, साइज ऑफ नाम का ऑपरेटर होता है, जहाँ पे अगर मैं E1 को पास कर दूं तो बता देगा कि E1 कितना मेमोरी एलोकेट हुआ, क्या होगा, तो जितना E1 को मिला होगा उतना ही मेमोरी E2 के लिए भी हुआ होगा, नहीं देख लेते हैं फिलहाल। 26 बाइट इतना ही बता रहे थे लास्ट टाइम, 20 बाइट हो गया आपका कैरेक्टर एरे के लिए ही, नेम के लिए, और इसके लिए हो गया आपका 2 बाइट, तो 22 हो गया, इसके लिए 4 बाइट, राइट। तो एक के लिए आपका 26 बाइट मेमोरी एलोकेट हो रहा है। इसके डेटा को लाइक सिंपली प्रिंट ही कराना है, तो इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं, printf printing information फर्स्ट, यहाँ पे क्या करा हमने, printf नेम प्रिंट कराना है, नेम इज इक्वल टू, तो क्या यूज कर सकते हैं, परसेंटेज यूज कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग में बताया था, इसका परसेंटेज का पूरा स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए परसेंटेज यूज कर सकते हैं एट ए टाइम, राइट। परसेंट सी अगर यूज करते तो हमें लूप चलाना पड़ता, तो परसेंटेज के थ्रू पूरा यूज कर सकते हैं। चलो पहले हम लोग आईडी प्रिंट करा लें, उसका आईडी इज इक्वल टू परसेंट डी, और जिसका किसका आईडी की बात कर रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा E1 की आईडी,
E1 की आईडी की बात कर रहे हैं। इसी तरह से printf नेम इक्वल टू %s E1, E1 का हमने क्या कर लिया, नेम प्रिंट कर दिया। printf salary इक्वल टू %f, इसका E1 बताना पड़ेगा कि E1 की सैलरी की बात कर रहा है। ठीक है, इतना देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। E2 में एक वार्निंग आ रहा है, वार्निंग क्यों आ रहा है बता रहा है। आईडी में आ गया, नेम आ गया और आपकी ये सैलरी आ गई। ठीक है, सैलरी में क्या है, लाइक ज्यादा वैल्यू ले लेता है, आपको पॉइंट के बाद कुछ अननेसेसरी वैल्यू शो करता है, तो मैंने कहा इस तरह से आप .2 यूज कर दिया करो ताकि आपके डेसिमल के बाद 2 ही नंबर तक शो करे। ठीक है, ये दिया था। अच्छा, मैंने ये अलग अलग प्रिंट कराया, आप इकट्ठे प्रिंट करा सकते थे, जैसे दूसरे का मैंने प्रिंट करा दिया। प्रिंट आप एक साथ ही प्रिंट करा सकते हो। इस तरह से मैं कर देता हूँ PRINT, मुझे चाहिए उसका आईडी, राइट, तो %d कर दिया आईडी के लिए परसेंट, और उसके बाद टैब प्रिंट करा दिया। यहाँ पे टैब लगा दिया, उससे स्पेस हो जाएगा, 8 कैरेक्टर का स्पेस हो जाएगा। %s से प्रिंट हो जाएगा उसका नेम, फिर टैब लगा दिया, %f लगा दिया, और उसमें यहाँ पे उसका सैलरी प्रिंट हो जाएगा। इसकी बात करें हम लोग E1 की आईडी, E2 की आईडी सॉरी, E2 का नेम एंड E2 की सैलरी। ठीक है, क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ मैं, आपको शायद कंफ्यूजन हो, देख लेना। तो ये फर्स्ट टाइम हमने अलग अलग प्रिंट कराया था, दूसरे वाला में इकट्ठे प्रिंट करा दिया एक ही लाइन पे। ठीक है, प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ सेकंड एम्प्लॉय। तो इस तरह से ध्यान रहे किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरल सा स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। यूजर से हमें एंटर कराना होता तो यूजर से एंटर करा लेंगे। अच्छा, इसको इनिशियलाइज करने का दूसरा तरीका ये भी है, हमने मेन के ऊपर ही इसे डिक्लेयर कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पे आकर उसका जो है इंस्टेंस क्रिएट करा। हमने बताया कि E1 E2 दो एम्प्लॉई हैं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो। यहीं पे E1 E2 को आप क्या कर लेते, यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते। मतलब क्या था, ऐसा जो काम ऐसे यहाँ पे किया था, यहाँ पे E1 E2 ऐसे कर सकते थे। तो अगर ऐसा करते तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहीं पे आपका जब डिक्लेयर किया, साथ साथ आपने बता दिया कि E1 और E2 आपके स्ट्रक्चर इम्प्लॉय टाइप के आपके जो है वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे दोबारा आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे E1 मिस करके उसको डायरेक्ट स्लाइस कर सकते थे। ये भी तरीका है। क्या हो गया, एक्सप्रेशन सिंटैक्स। C1, अच्छा सॉरी, साथ साथ दूसरा प्रोग्राम दिखलाता हूँ जॉब्स, इसे रहने दो ऐसे ही। ठीक है,
इसको ऐसे ही रहने दो, अभी आ रहा हूँ इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था। एम्प्लॉय मैंने गलत कर दिया क्या? यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे एक क्या है, एक कीवर्ड टाइप डेफ नाम का, टाइप डेफ, जहाँ पे आप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय जो आप लिख रहे हो, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, उससे आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप एम्प्लॉय से आप रेफर कर सकते हो। टाइप डेफ आप बता रहे हो कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, जिसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, उसे आपने रेफर कर दिया ईएमपी से, मतलब उसको आपने रीनेम कर दिया। तो इससे क्या होगा कि इसके बाद आप अपने प्रोग्राम पे ईएमपी से इसे आप रेफर करा सकते हो। ठीक है, देखो कोई अगर आपके पास बहुत बड़ा सा नाम है, जैसे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, आपको 5 ऑब्जेक्ट बनाते तो 5 बार आपको क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। टाइप डेफ नाम का ये ऑपरेटर क्या करता है, आपको रीनेम कर देता है। तो जहाँ पे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय आपको लिखना पड़ रहा था, टाइप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय को आपने रीनेम कर दिया एम्प्लॉय के साथ। तो इसके बाद आप नीचे जो है आप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ना लिखे सिर्फ क्या लिखोगे, ईएमपी E1, अपने शॉर्टकट उसका नाम एक रीनेम दे दिया, एक क्या बोलते हैं, उपनाम दे दिया। ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का। तो अब ईएमपी जहां भी लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, इसके नीचे प्रोग्राम का मतलब होगा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। इतना बड़ा नाम ना देकर उसको हमने रिडिफाइन कर दिया ईएमपी के साथ। तो आप ईएमपी के साथ आप हर प्रोग्राम उसे यूज कर सकते हो। क्या दूसरा एक क्या बता रहा था, अगर मुझे यूजर से एंटर कराना हो, ये तो हमने वैल्यू 7 के साथ हमने डिक्लेयर कर दिया था। अगर यूजर से एंटर कराना हो तो एक तरीका ये भी है कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय आपने क्रिएट करा, यहीं पे आपने सपोज दैट S1 S2 आपने डिक्लेयर करके छोड़ दिया। ठीक है, आपने इस तरह से डिक्लेयर करके छोड़ दिया और यहाँ पे सेमीकोलन उसके बाद लगाया। तो उसके बाद क्या होगा, मतलब कि S1 S2 आपके डेटा टाइप हो गए स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप के, और उसमें कोई डेटा नहीं है। तो आपको इंटर कराना है तो आप इंटर करा सकते हो यूजर से भी, वैल्यू फॉर इंटर डेटा फॉर फर्स्ट एम्प्लॉय। ठीक है, तो फर्स्ट एम्प्लॉय में आपका क्या क्या है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा स्कैनएफ। पहला आप आईडी संभाल कर रखने वाले हो तो इंटीजर टाइप का है। दूसरा %s यूज कर लो इसके लिए, नेम के लिए। तीसरा %f यूज कर लो उसके आईडी के लिए। कहाँ पे, S1 की आईडी, S1 का नेम और S1 का सैलरी, ऐसे स्टोर करता है। तो यहाँ पे सिर्फ %, नहीं आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको %, भी लगाना पड़ेगा। एड्रेस ऑफ इस पे, नेम पे नहीं लगाते हैं, लास्ट टाइम बताया था स्ट्रिंग के साथ जो है, जब आप एंटर कराएंगे तो आपको इसके एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है वेरिएबल का नाम बताएंगे और एड्रेस ऑफ सैलरी। ठीक है, उसी तरह से आप दूसरे का एंटर कराना चाहते हैं, %d, %s, %f। ठीक है, पहला S2 % लिखोगे, S2 का आईडी, S2 के नेम एंड %S2 का सैलरी। यहाँ पे हमने संभाल कर रख लिया। प्रिंट कराना है तो सिंपली प्रिंट कर दिया मैंने, प्रिंट एफ। इस तरह से यूजर से भी इंटर करा सकते हो सिंपली।
प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ बोथ एम्प्लॉय। मैं बिल्कुल बस स्ट्रक्चर को समझने के लिए छोटा प्रोग्राम करो। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको जैसे करना है, तो ये प्रोजेक्ट बनाओगे सी पे तो आपको स्ट्रक्चर यूज करना होगा। अब स्ट्रक्चर को आपको जैसे यूज करना है, तो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं बस वो मैं करा रहा हूँ फिलहाल आपको। प्रिंटिंग, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, फर्स्ट वाले का कर दिया। क्या लिखना चाहिए वैसे ही स्लैश सेंटर न्यू लाइन कर लिया, %d के लिए टैब लगा दिया, फिर %s उसके नेम के लिए फिर टैब लगा दिया, फिर %f उसके सैलरी के लिए, परसेंट मैंने लगा दिया 2f ताकि 2 ही डेसिमल तक शो करे। यहाँ पे क्या कर दिया s1.id and s1.name and s1.salary। उसी तरह दूसरे कोई प्रिंट करा लेना, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना। इंटर डेटा पर फर्स्ट एम्प्लॉय, ये मैंने आईडी इंटर करा, इंटर डेटा फर्स्ट और ये नेम इंटर कर दिया कुछ भी, और ये का इंटर कर दिया सैलरी। इंटर वैल्यू पर सेकंड एम्प्लॉय पूछ रहा है, आईडी इंटर कर दिया, नेम कर दिया ABC और सैलरी हमने इंटर कर दिया। मैंने फर्स्ट वाला का सिर्फ प्रिंट कराया था तो फर्स्ट वाला का ये वैल्यू प्रिंट कर दिया। क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया था इसलिए आपका जो है तो यहाँ पे दो बात आई, एक तो यूजर्स इंटर कराने का, और मैंने यहीं पे डिक्लेयर कर लिया था वेरिएबल S1 S2। बाकी पिछले प्रोग्राम की तरफ चाहो तो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, क्या लिखते हैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय S1 S2 करके डिक्लेयर करते, फिर इस तरह से इंटर करा देते हैं, ठीक है। जो पहले क्या था, लेकिन ये भी तरीका है, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर आप डिक्लेयर कर रहे थे वहीं पे आपने उसको बता दिया कि S1 S2 इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, तो इसमें आपको रिडिफाइन करने की जरूरत पड़ी और ना ही आपको है दोबारा आपको लिखने की जरूरत पड़ी, तो ऐसे भी हो सकता है। मेरा एक मीटिंग है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। 4:30 मेरा एक मीटिंग है, और कुछ डाउट है आप लोगों का तो पूछ लो, इतना ही में कुछ अगर समझने में कोई दिक्कत हुई तो आप पूछ सकते हैं।